नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है टर्मिनेशन ऑफ वॉर एंड पोस्ट लिमिनियम का सिद्धांत, यानी युद्ध की समाप्ति एवं पुनर्स्थापन का सिद्धांत। इससे जो पहले वाला वीडियो था हमने उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने युद्ध का जो विधिक स्वरूप है वो एवं युद्ध के प्रभाव, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे युद्ध को समाप्त करने का ढंग, युद्ध कैसे समाप्त किया जाता है। तो जो युद्ध समाप्त करने के जो ढंग है, जिसे मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर, उसमें जो पहला है बिना किसी निश्चित समझौते के शत्रुतापूर्ण कार्यों को साधारण बंद कर दिया जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो युद्धरत देश है वो अचानक ही बिना किसी समझौते के जो युद्धरत कार्य है उसको वो बंद कर देते हैं। तो इससे युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन इस प्रकार जो युद्ध बंदी होती है, जो सीमाएं होती है, उनका निर्धारण कैसे होगा, इन सब पर, और जो संपत्ति है, ऐसे विषय है, ये इसमें अछूते रह जाते हैं। तो बाद में जब समझौता होता है तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। तो इसमें क्या होता है कि पक्षकार बिना किसी घोषणा के और बिना किसी समझौते के अचानक ही जो युद्धरत कार्य है वो बंद कर देते हैं। जो दूसरा है विजय तथा उसके बाद प्रदेश को मिलाया जाना। जैसे हमने युद्ध की जो परिभाषा थी उसमें हमने पढ़ा कि जो इस युद्ध का उद्देश्य है वो क्या है कि विजेता द्वारा जो पराजित राज्य है उस पर अपनी शर्तों को थोपना। तो विजय के बाद वो उसके प्रदेश को अपने में मिला लेता है। तो इस प्रकार उस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन इस प्रकार किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना एवं उसके प्रदेश को अपने में मिलाना, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन है। जो तीसरा है वो है शांति संधि द्वारा, बाय ए पीस ट्रीटी। ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है किसी युद्ध को समाप्त करने का, क्योंकि इसमें शांति संधि द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य शांति संधि स्थापित होती है और उसी के द्वारा युद्ध की समाप्ति की जाती है। इस प्रकार जो युद्ध समाप्त होता है उसमें संपत्ति, युद्ध बंदियों का क्या होगा, सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, ऐसी अनेक बातों पर राज्यों में संधि हो जाती है। तो जो इस प्रकार जो युद्ध समाप्त होता है, शांति संधि के द्वारा जो युद्ध समाप्त हो जाता है, उसी पर ये पोस्ट लिमिनियम का सिद्धांत यानी पुनः स्थापना का सिद्धांत लागू होता है। इसी पर ही पोस्ट लिमिनियम पुनः स्थापना का सिद्धांत लागू होता है। पुनः स्थापना का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अभी हम जस्ट चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो अगला तरीका युद्ध समाप्त होने का वो है विराम संधि द्वारा। हम जनरली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हुई, सीज फायर। तो इसमें क्या होता है कि युद्ध समाप्त नहीं होता है, वो युद्ध होल्ड हो जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए वो युद्ध रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो युद्ध ना उसके पुनः छिड़ने की आशंका बराबर बनी रहती है। और जो अगला जो तरीका है वो है विजय शक्ति द्वारा या शक्तियों द्वारा एकाकी घोषणा। इसमें जो शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है वो अपना एकतरफा वो घोषणा कर देता है। जैसे कि 1971 की जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें भारत ने एकाकी घोषणा करके युद्ध समाप्त किया था। तो भारत ने एकतरफा घोषणा की थी युद्ध समाप्ति की, और इस घोषणा के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और इस प्रकार युद्ध समाप्ति हो चुकी है। तो ये जो तरीके हैं ये युद्ध समाप्त करने के तरीके हैं। तो इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था शांति संधि द्वारा। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी युद्ध को समाप्त करने का। इसमें पक्षकार आपस में संधि करके और इसको शांतिपूर्वक ढंग से इस युद्ध को समाप्त करते हैं, ताकि बाद में पुनः युद्ध छिड़ने की गुंजाइश ना रहे। तो ऐसी स्थिति में पूर्व स्थिति पर पुनः संस्थापन का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ
पोस्ट लिमिनियम के नाम से जाना जाता है। पोस्ट लिमिनियम के नाम से जाना जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पोस्ट और लाइमन। तो जहां पर जो पोस्ट है उसका अर्थ है पूर्व, पूर्व मतलब पूर्व या बाहर, और जो लिमिनियम का अर्थ होता है यहां पर होता है इसमें दहलीज। जो ये सिद्धांत है इसको रोमन विधि से लिया गया है। जो प्राचीन काल में जब कोई रोम का निवासी किसी विदेशी राज्य में बंदी बना लिया जाता था तो उसके वहां से छूटने और रोम की साम्राज्य की सीमा में पुनः प्रवेश करने पर उसको वो अधिकार प्राप्त हो जाते थे जो उसको पहले प्राप्त थे। ठीक है, तो रोमन विधि का यह सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित था कि मानो उस मनुष्य को कभी बंदी ही नहीं बनाया गया हो। और यही सिद्धांत, इसी सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय विधि में अपनाया गया है कि कोई भी प्रदेश, व्यक्ति और संपत्ति जो युद्ध के समय शत्रु के अधिकार में आने के पश्चात युद्धकालीन समय में या उसकी समाप्ति पर अपनी मूल सत्ता में पुनः मिल गए हैं। और ये सिद्धांत कब लागू होगा? जब वो शांति संधि द्वारा पुनः मिल गए हैं। यदि कोई प्रदेश किसी अन्य प्रदेश को संधि के द्वारा अपना राज्य क्षेत्र उसको दे देता है या वो दूसरा प्रदेश उसको विजय प्राप्त करके उसको अपने में मिला लेता है, तब यहाँ पर पुनः स्थापन का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ध्यान रखना, जो पुनः स्थापन का जो भी प्रश्न उठता है वो केवल और केवल युद्ध की अवस्था में उत्पन्न होता है। तो इस समय जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन होना चाहिए, जो सैनिक परिभोग होता है, ये उस दौरान होना चाहिए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान अगर कोई न्यायोचित कार्य किए गए हैं, जो टैक्स वगैरह लिए गए हैं, ठीक है, और कोई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया गया है, उसको अगर वहां पर उस राज्य द्वारा दंड दिया जाता है तो उसके कार्यों को वैध माना जाता है। तो ओपेनहाइम के अनुसार आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि में पुनः संस्थापन का अर्थ यह होता है कि जो क्षेत्र, व्यक्ति तथा संपत्ति युद्ध के समय शत्रु के आधिपत्य में आ जाते हैं, युद्ध के दौरान अथवा युद्ध के अंत पर मौलिक प्रभुत्व संपन्न राज्य के आधिपत्य के अंतर्गत पुनः आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई राज्य युद्ध के दौरान किसी अन्य राज्य की मिलिट्री ऑक्यूपेशन में चला गया है तो युद्ध की समाप्ति पर वो पुनः अपने मूल राज्य में मिल जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो राज्य कभी उसी में मिला ही नहीं। तो उस दौरान अगर कोई चल संपत्ति है और वो अगर उस दूसरे राज्य द्वारा जिसका सैनिक उपभोग उस जगह था, अगर उसके द्वारा जब्त कर ली जाती है तो वो संपत्ति वापस नहीं आती। और अगर उस शत्रु ने अगर उस दौरान कोई वैध कार्य किए, अर्थात कर लगाना या किसी अपराधी को दंडित करना, तो वो कार्य उसके न्यायोचित ही बने रहते हैं। तो इस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो क्या है? जो इस सिद्धांत की जो भी लिमिटेशन है वो ये है कि इस सिद्धांत में जो वैध रूप से जो भी कार्य किया गया है वो सारे के सारे कार्य न्यायोचित बने रहेंगे। और जो टैक्स की जो वसूली होती है उस पर भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसमें एक और है ये कि ये सिद्धांत उस दशा में भी लागू नहीं होता जब शत्रु ने किसी देश या प्रदेश को अंतिम रूप में अपने देश का भाग बना लिया हो, उसमें भी ये लागू नहीं होता है। तो ये सिद्धांत केवल और केवल शांति की जो संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है उसी में ये लागू होता है, क्योंकि उस समय उससे पहले वो सैनिक परिभोग में रहता है वो प्रदेश और फिर वापस अपने मूल प्रदेश में मिल जाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है हेस-कोसेल इलेक्टर का वाद। ये एक इम्पोर्टेंट केस है। इसमें केस ऑफ द इलेक्टर ऑफ हेस केसेल का वाद। इस वाद में क्या हुआ कि हेस कौंसिल एक प्रदेश था जिस पर फ्रांस ने 1806 में आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया और वहां के इलेक्टर को भगा दिया।
तो 1813 में एक संधि के अनुसार इलेक्टर को उसका प्रदेश वापस मिल गया। तो इलेक्टर की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र ने इसी सिद्धांत के ऊपर, पोस्ट लिमिनियम के सिद्धांत के आधार पर पुराना ऋण वसूल करने का दावा किया। उसके अनुसार कि नेपोलियन को ऋण वसूल करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जब युद्ध के दौरान उनको फ्रांस ने अपने में मिला लिया था उस टाइम, तो वहां पर ऋण वसूल करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन इस वाद में इलेक्टर को कोई सफलता नहीं मिली। इस मामले में यह निर्णय हुआ कि विजय के बाद ऋण के विषय में विजित किए गए प्रदेश पर विजेता को पूर्ण अधिकार मिल जाता है। ये उसका एक वैध कार्य होता है। तो नेपोलियन का ऋण प्राप्त करना वैध एवं न्यायोचित कार्य था, क्योंकि नेपोलियन ने यह कार्य अपनी सीमा के भीतर ही किया था। तो इस मामले में पुनः संस्थापन का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये पुनः संस्थापन का ये सिद्धांत है। तो हमने युद्ध, उसका विधिक स्वरूप, प्रभाव और युद्ध कैसे समाप्त होता है, इनके बारे में